माय लवली पीपल, दिस इज सेनु राइडर बिग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बड़े दिनों बाद व्लॉग करने का मौका मिला है। सुबह सुबह मैं उठ के छत पे आ गया व्लॉगिंग करने के लिए। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे चैनल पे हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ताकि कोई भी अगर कोलकाता से या इंडिया के कोई भी सिटी से आप केदार बद्री रोड ट्रिप करना चाहते हो तो ये डिटेल्ड वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको देने वाला हूँ इस वीडियो पे। मैं कुछ टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ। बगल में मैं जो वीडियो का टाइमिंग है वो मेंशन कर दूँगा। अगर आपको वीडियो स्किप करना है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जाना है तो उस टाइमिंग पे जाके आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, इसका रूट प्लान क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा, फूड का क्या माजरा है, एकोमोडेशन आपको कहाँ कहाँ लेने पड़ेंगे, अगर कोई परमिट की ज़रूरत है तो परमिट्स कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इस पूरे ट्रिप के टोटल बजट के बारे में मैं बताऊँगा, वो भी कितने दिन लगेंगे उसके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना चाहते हो। तो बेसिकली आप अगर बाइक लेके जाते हो तो बाइक के इंश्योरेंस कॉपी, आरसी बुक या ब्लू बुक जो भी कह लो, फिर पोल्यूशन का सर्टिफिकेट जो पीयूसी नाम से जाना जाता है, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और एक कोई भी गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना ही जाना है, क्योंकि अगर कहीं आप फंस जाते हो या कोई अगर चेकिंग वगैरह होता है तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे। वैसे अभी केदार बद्री तो ओपन टू ऑल हो गया है, लेकिन अभी कोविड के चलते ई पास की भी ज़रूरत पड़ेगी, और क्वारंटाइन का कोई चक्कर है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। आप ज़रा सा पता करके उसके बाद प्लान बनाना, क्योंकि कहीं जाके फंस गए तो 14 दिन क्वारंटाइन में निकल जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा पता करके फिर निकलना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रूट्स टू केदार बद्री इज़ वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोलकाता से राइडिंग या ड्राइविंग करके जा रहे हो। तो केदार बद्री पहुंचने के लिए 2 रूट्स है। रूट नंबर 1, कोलकाता से आप डायरेक्ट इलाहाबाद पहुंच सकते हो। इलाहाबाद से आप आगरा से मीरठ होके हरिद्वार से डायरेक्ट देवप्रयाग टू सोनप्रयाग। और रूट नंबर 2 है कोलकाता से वही बनारस इलाहाबाद पहुंच के आप लखनऊ से सीतापुर होके बरेली से डायरेक्ट आप हल्द्वानी से आप अल्मोड़ा होके देवप्रयाग पहुंच के देवप्रयाग से आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हो। अगर रूट नंबर 2 लेते हो, रास्ते में आपको नैनीताल वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1 दिन 2 दिन स्टे करना चाहते हो नैनीताल और भीमताल के आसपास, जैसे कि हमने किया था 2017 में, आप कर सकते हो। लेकिन ये दोनों रूट्स हमने ट्राई किया है। रूट नंबर 1 जो है ये पक्का एकदम हाईवे वाला रूट है, और जो सेकंड रूट मैंने आपको बताया, जो रूट से हम पहली बार गए थे, मतलब जाते वक्त जिस रूट से गए थे, इसमें दिक्कत ये है कि लखनऊ के बाद सीतापुर से रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है, और ये रास्ता जो है रूट नंबर 1 से 200 किलोमीटर शॉर्टर है, लेकिन आपको टाइम जो है वो काफ़ी इसमें लग जाएगा। लेकिन आप रूट नंबर 1 से जाते हो, वो 3 दिन का प्लान है, आप आराम से हाईवे पकड़ के जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सर्किट करना चाहते हो, दोनों ही रूट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, वो आप तक मैं छोड़ देता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप रूट नंबर 1 से जाते हो तो 2200 के आसपास कुछ आएगा आपका 1 वे डिस्टेंस। अगर आप रूट नंबर 2 से जाते हो तो 1800 के आसपास कुछ आएगा आपका 1 वे। तो कुल मिला के हो गए 4300 किलोमीटर्स फॉर रूट 1, और अगर आप रूट 2 से जाते हो तो वो 4000 के आसपास कुछ आएगा। आपको मैं बार बार यही बता रहा था कि रूट नंबर 1 या 2 आप किसी से भी जाओ, आपको सोनप्रयाग तक पहुंचना है। तो सोनप्रयाग तक मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोनप्रयाग तक ही आपको अपनी गाड़ी आप लेके जा सकते हो, उसके बाद आपको लेके जाने नहीं देंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में एक पार्किंग होता है, गवर्नमेंट पार्किंग लॉट, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ से गौरीकुंड जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर के आसपास, और लोकल जीप पे चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। काफ़ी हवा तेज़ चल रही है, पता नहीं वीडियो कैसी आ रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता है 5 किलोमीटर, और वो आपको लोकल जीप में चढ़ के ही जाना पड़ेगा, और उनका भाड़ा होता है कुछ 30 रुपये 35 रुपये पर हेड के हिसाब से, मुझे अभी याद नहीं है। अब सब कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो आप पता कर लेना। गौरीकुंड से केदार पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा एकदम हिल ट्रैक है। आपको 5 से 6 घंटे, अगर आप तंदुरुस्त हो, एकदम फिट हो, तो आप 5 से 6 घंटे लगेगा।
आप वहाँ से केदार जी के टेम्पल पहुँचने के लिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं ट्रैकिंग करना मुझे नहीं है, वहाँ पे चॉपर का भी फैसिलिटी है, लेकिन चॉपर या हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी लेने के लिए आपको सोनप्रयाग से आगे आना पड़ेगा। सोनप्रयाग तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाटा बोल के एक जगह है, PHATA, तो फाटा से आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्किंग करके वहाँ से हेलीकॉप्टर या चॉपर लेके आप केदार जी की टेम्पल जा सकते हो, वापस उसी जगह लौट सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर या चॉपर में जाना चाहते हो फाटा से केदारनाथ जी के टेम्पल तक, तो आपको 3000 से 3500 रुपये का खर्चा आएगा वन वे। अगर आप चाहते हो कि मैं टू एंड फ्रो दोनों पैकेज एक साथ ही ले लूँगा, यानी कि जिस कंपनी के हेलीकॉप्टर पे आप जाओगे उसी कंपनी के हेलीकॉप्टर पे आप वापस भी आ जाओगे फाटा तक, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। टू एंड फ्रो मिला के शायद कुछ 6000 से 6500 रुपये का खर्चा आता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से जाना चाहते हो। और एक बात, गौरीकुंड से केदार जी के टेम्पल पहुँचने के लिए आपको सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं, वहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए झोले भी मिलते हैं, और अगर कोई चाहता है तो खच्चर पे भी जा सकता है। ट्रैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केदारनाथ टेम्पल विज़िट करके नीचे लौटने के बाद सोनप्रयाग या फाटा, जहाँ से भी आप ऊपर गए थे, वहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जिस रास्ते से आप केदारनाथ आए थे। यानी कि अगर आप सोनप्रयाग या फाटा से बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो कुंड तक आपको आना पड़ेगा। कुंड से आपको डाइवर्ट होके चमोली के रास्ते पे आना पड़ेगा। चमोली से डायरेक्ट जोशीमठ और जोशीमठ से डायरेक्ट बद्रीनाथ। इट वॉज़ एन अमेजिंग रूट, मतलब बहुत ही सुंदर वाला ये रूट है। आपको इसी रूट से जाना है। आप थोड़ा सा सुबह सुबह निकल जाना। हमने गलती कर दी थी, हमने थोड़ा लेट कर दिया था। 11 बजे के आसपास हमने सोनप्रयाग से स्टार्ट किया था, क्योंकि सोनप्रयाग में ही हमारी गाड़ी हमने वहीं पे छोड़ दी थी पार्किंग के लिए। तो सोनप्रयाग से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो चुका था और हम बीच में कहीं रुक नहीं पाए। इट इज़ टोटली स्पीचलेस, इट इज़ सो अमेजिंग। आप थोड़ा सा सुबह सुबह निकल जाना, फाटा या सोनप्रयाग कहीं से भी हो, ताकि आप रास्ते पे कहीं रुक के आराम से फ़ोटो वोटो खींच के आप जा सकते हो। इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग प्लेस, सीरियसली मैन। सोनप्रयाग या फाटा से बद्रीनाथ का डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर्स, जो कि आपको 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप प्लान करके निकलना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो भाई साहब आपको बहुत सुबह सुबह निकलना पड़ेगा सोनप्रयाग या फाटा से, ताकि आप आराम से फ़ोटो वोटो खींच के जा सकते हो। तो बद्रीनाथ जाने के बाद बद्रीनाथ में पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंदिर तक जाके अपना बाइक या कार जो भी है आप पार्किंग कर सकते हो, और पास में ही बहुत सारा होटल्स है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा अगले टॉपिक पे। बद्रीनाथ के जो मंदिर है वहाँ तक अपनी कार या बाइक कुछ भी हो आप लेके जा सकते हो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से आप निकल के माना पास की तरफ जाए। माना पास होके माना विलेज तक जाके घूम के आए इफ़ यू आर राइडिंग। वहाँ के परमिट्स के बारे में मैं आपको बाद में बात करता हूँ, लेकिन अगर फुर्सत मिले तो वो भी घूम के आना। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमने मिस कर दिया था, लेकिन आप मिस मत करना, क्योंकि हम जब गए थे हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप जा रहे हो तो इस वीडियो को देख के थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इसे शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। खैर जो भी हो, माना पास इज़ दी वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट विलेज, तो वो विज़िट करना तो बनता है ना। बद्री से निकल के आप कोलकाता लौटने के लिए कोई भी रूट अपना सकते हो। चाहते वक्त जो रूट हमने लिया था उसको एक्सपीरियंस करते हुए, उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम इस रूट से नहीं जाएंगे। हम बद्री से हरिद्वार, हरिद्वार से आगरा, आगरा से बनारस और बनारस से कोलकाता, इसी रूट को हमने लिया था। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, परमिट्स के बारे में बहुत सारों ने पूछा है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे, कि परमिट्स कौन से चाहिए होगा। तो मैं सीधा उनको बता दूं कि परमिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी कहीं सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी कि जहाँ पे परमिट्स आपको पहले से कराना है और वहाँ पे जाके आपको परमिट्स दिखाना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप माना विलेज या माना पास जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन करवाना पड़ेगा, वो भी जोशीमठ से। जोशीमठ पे एक डीएम ऑफिस है जहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, और आपका जो गाड़ी का जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक सबमिट कर देते हो तो डेफिनेटली आपको परमिशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी परमिशन मिलता भी नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, और जाने से पहले जोशीमठ डीएम ऑफिस पे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। और अभी तो कोविड के चलते बहुत कुछ उलट पुलट गया होगा, तो वो थोड़ा कंफर्म कर लेना, नहीं तो जाके फंस जाओगे बेकार। अब बात करते हैं बाइक के पेट्रोल के खर्चे के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस आपको कवर करने पड़ेंगे 4000 से लेकर के 4300 तक। तो जो बाइक आप लेके जाना चाहते हो उस बाइक का माइलेज के हिसाब से आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर ले,
और जो निकलेगा वो होगा आपका टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड। तो उसको आप पेट्रोल के जो प्राइस है अभी के फ़िलहाल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस होते हैं, तो उसके हिसाब से आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कौन सा प्राइस है अभी पेट्रोल का। तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके पेट्रोल का खर्चा निकल सकते हो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एकोमोडेशन के बारे में है। तो एकोमोडेशन हाईवे के पास में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी आराम से एकोमोडेशन ले सकते हो, होटल वगैरह। लेकिन सोनप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ में आपको कहाँ कहाँ चीप एकोमोडेशन मिलेगा उसके बारे में अभी बात करूँगा मैं। तो कोलकाता से अगर आप निकल के सीधा सोनप्रयाग जाना चाहते हो आगरा के रूट, तो आपको पहले दिन इलाहाबाद पहुंचना है, और दूसरे दिन आपको आगरा पहुंचना है, और तीसरे दिन आपको किसी भी तरह देवप्रयाग तक पहुंचना है। तो देवप्रयाग से आप सोनप्रयाग जाने के लिए अगले दिन सुबह, मतलब डे 4 के सुबह उठ के देवप्रयाग से आप सोनप्रयाग आराम से पहुंच सकते हो, और वहां से आप ट्रैकिंग करके ऊपर जाना चाहते हो तो ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, और हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर पे भी जा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हो दोपहर के 2 बजे के अंदर अंदर, तो आराम से आप ट्रैकिंग करना शुरू कर सकते हो गौरीकुंड से। लेकिन आप दोपहर 2 बजे के बाद अगर पहुंचते हो सोनप्रयाग, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे उस दिन ट्रैकिंग चालू करने के लिए। आपको सोनप्रयाग में ही लॉज लेके ठहरना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा लॉज है, आप कहीं भी रुक सकते हो। 300-350 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से बहुत सारे छोटे छोटे आपको लॉज मिल जाएंगे। तो लॉज में आप रुक सकते हो, अगले दिन सुबह स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लगेज है आपके पास, तो आप सोनप्रयाग में कोई भी लॉज लेके एक लॉज में आप डंप कर दो सारा सामान, जो ज़रूरत का सामान है वो आप लेके आराम से ट्रैकिंग करके ऊपर जा सकते हो। ये ऑप्शन है, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। सोनप्रयाग पहुंचने से पहले मैं आपसे देवप्रयाग के बारे में बता रहा था। तो देवप्रयाग में भी छोटा छोटा लॉज आपको मिल जाएगा। ऐसे रास्ते के पास में जो भी छोटे छोटे टाउन आते हैं, आपको हर एक टाउन में छोटा छोटा लॉज रास्ते के पास में मिल जाएगा। तो आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक जगह पे आपको कोई ना कोई होटल या छोटा मोटा लॉज बहुत ही कम खर्चे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप केदारनाथ जी के टेंपल के पास रुकना चाहते हो, नाइट स्टे करना चाहते हो, तो वहाँ पे एकोमोडेशन का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आप रह सकते हो वहाँ पे। भारत सेवाश्रम भी है जो कि बहुत ही चीप में आपको मिल जाएगा। आप कुछ दान वान भी कर सकते हो, चैरिटी करना चाहते हो तो वहाँ पे भी चैरिटी कर सकते हो। और पास में 2-3 होटल्स है जहाँ तक मुझे पता है। बहुत सारे होटल्स पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है कि केदारनाथ पे बाढ़ आने के बाद, फ्लड आने के बाद सब कुछ डेमोलिश हो चुका है। सिर्फ खाली वो जो भारत सेवाश्रम है वही है, और पास में 1-2 होटल आपको मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा प्लान कर लेना। अगर हो सके तो भारत सेवाश्रम पे कॉल करके भी पूछ लेना कि हम आना चाहते हैं, रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। केदारनाथ विज़िट करने के बाद आप जब बद्रीनाथ आओगे, तो बद्रीनाथ में भी बहुत सारा देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एकोमोडेशन। बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, छोटे मोटे लॉज भी मिलेंगे, और साथ में भारत सेवाश्रम भी है वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा खर्चा बचाना चाहते हो एकोमोडेशन पे, तो आप आराम से जाके वहाँ पे रह सकते हो, भारत सेवाश्रम पे रह सकते हो। थोड़ा सा चैरिटी ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे आलीशान होटल में रहना है, तो उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बद्रीनाथ में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो। बद्रीनाथ पहुंचने से पहले अगर आप कहीं रास्ते पे कहीं स्टे करना चाहते हो, जैसे कि जोशीमठ में बहुत सारे स्टे करते हैं, क्योंकि जोशीमठ इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वहाँ पे एक आर्मी बेस कैंप भी है। तो अगर आप जोशीमठ में स्टे करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लॉजेस, जोशीमठ के टाउन के आसपास आपको बहुत सारे लॉजेस या होटल्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जोशीमठ में स्टे करके वहाँ से भी आप बद्रीनाथ जा सकते हो। अब आते हैं फूड पे, खाने का क्या चक्कर है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी मांसाहारी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते हो, तो आपके लिए ये ट्रिप बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि हमने जो राइड किया था वो था लगभग 15 दिन के आसपास, और 15 दिनों में से हमने सिर्फ 1 या 2 दिन हमने नॉनवेज खाया था। बाकी के सारे दिनों में हमने आलू पराठा खा के गुजारे थे। तो मतलब कोलकाता लौटने के बाद ना आलू पराठा से एकदम घिन आ चुका था, एकदम बकवास लगने लगता था। मतलब आलू पराठा का जो खुशबू होता है वो भी अगर सूखने से उल्टी आने लगती थी, मतलब इस तरह से हालत हो गई थी।
आप समझ ही पा रहे हो, आलू पराठा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है वेज खाने में से। लेकिन 10-12 दिन कंटिन्यूसली आलू पराठा खाने से आपका हालत क्या होगा आप समझ पा रहे हो, मतलब एकदम घिन आ चुका था। इस रूट में स्पेशली अगर आप उत्तराखंड के अंदर जा चुके हो तो नॉनवेज मिलना भैया बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप बाहर वैसे नॉनवेज अवॉइड करें तो ही बेहतर है, स्पेशली राइडिंग कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, क्योंकि तबीयत ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना वो थोड़ा सा, लेकिन वो भी नहीं होगा। लेकिन वेज में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि चावल के साथ राजमा, तड़का, दाल वगैरह वगैरह सब कुछ। और आलू पराठा तो है ही भाई, आप कितना खाना चाहते हो खा लो, मन भर के खाओ। अब आते हैं आखिरी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बजट। टोटल खर्चा कितना होगा। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी राइड या ड्राइव या कोई भी ट्रिप के लिए प्लान बनाते हो तो बजट का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसी हिसाब से आप प्लान बना पाओगे। तो पेट्रोल और डीजल का खर्चा कितना आ सकता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा जो एकोमोडेशन और फूडिंग या परमिट्स वगैरह जो भी है, उसके लिए जो खर्चा आपको होना है या आपको पकड़ के चलना है वो है 1500 रुपीज़ पर डे पर हेड। मतलब एक दिन के लिए, एक जन के लिए आपको 1500 रुपये पकड़ के चलना पड़ेगा, जितने दिन के भी ट्रिप आप लगाने वाले हो। और साथ में इमरजेंसी के लिए आप थोड़े से पैसे हाथ में भी रख लेना, क्योंकि वहाँ पे हिल स्टेशंस है, ज़्यादा एटीएम आपको मिलेगा नहीं। तो थोड़े से पैसे, जैसे कि अगर आप राइड करते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये आप सेफ्टी के तौर पर अपने हाथों पे रख लेना, अपने पास ही कैश रख लेना, क्योंकि कभी कभी अगर इमरजेंसी पे ज़रूरत पड़े तो उसको आप काम पे लगा सकते हो। बस इतना ही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि कोई नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। और मैं बहुत ही जल्द और एक राइड करने वाला हूँ, उसी तरफ उत्तराखंड की राइड होने वाली है। उसके लिए मुझे बहुत सारा प्लान बनाना है, तो देखते हैं कब तक होता है। तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि अगले जो वीडियो आने वाला है वो आपको दिख जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप बेझिझक नीचे जाके कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं जितनी हो सके मैं आंसर कर दूंगा उसका। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसको भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे बहुत सारे मेरे राइडिंग्स के, मेरे ट्रिप्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स वहाँ पे आते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी वी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।